हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर मैथमेटिक्स क्लास. In today's class, we'll be continuing the chapter number 6 of your NCERT book titled as Application of Derivatives. So जैसा कि आप जानते हो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में इस चैप्टर को स्टार्ट कर लिया था और हम पढ़ रहे थे बच्चों पहले एप्लीकेशन को, दैट वाज हाउ कैन वी यूज़ द कंसेप्ट ऑफ डेरिवेटिव टू एग्जामिन द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़, जिसमें से हमने कई सारे टाइप्स के क्वेश्चन कल कवर कर लिए थे. बस एक इस टाइप का क्वेश्चन एक रह गया था. सो इसको आज हम कवर करेंगे और इसके बाद इमिडिएटली हम शुरू करेंगे the second concept under this chapter, that is how can you use the concept of differentiation or derivatives to tell whether a function is increasing or it's decreasing. तो वो भी आपको हम इसी लेक्चर में पढ़ाएंगे. सो बस ये क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं. सो पहले मैं चाहूँगा कि आप एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करो. इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन. शायद से क्वेश्चन थोड़ा लेंथी देखने में लग रहा है, बट सॉल्व करते वक्त ये बहुत ही सिंपल आपको दिखेगा. तो आइए पहले इसकी वोकैब समझते हैं. तो उसने कहा भाई सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. तो एक बात तो आप समझ गए यूनिट देख करके, सेंटीमीटर क्यूब है और पर सेकंड में है, यानी कि जो भी ये चीज़ है ये dV/dt है. अब क्या शेप है उस सैंड का, क्या वॉल्यूम है, किस शेप का वो सैंड बनना है वो हमें नहीं मालूम. बस इतना पता चल गया इसको देख करके कि जो भी शेप है उसकी वॉल्यूम का रेट है ये 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. पता चला है इस क्यूब को देख करके. सेंटीमीटर क्यूब किसका होता है? वॉल्यूम की यूनिट होती है. इतना आपने पहली लाइन पढ़ के ही पता लगा लिया. ठीक है, अब पढ़ते हैं अगली लाइन. तो वो कह रहा है द फॉलिंग सैंड, जो सैंड नीचे गिर रही है, इट फॉर्म्स अ कोन ऑन द ग्राउंड. तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने भी कभी बचपन में ट्राई किया होगा तो अगर आप सैंड को ऊपर से गिराते हो तो वो एक कोन की शेप में ही गिरती है ऑन द ग्राउंड. ठीक है, सो ऑन द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स अ कोन. तो एक बात आपको पता चलेगी कि जो वॉल्यूम हमें दे रखी है ये वॉल्यूम क्या है? एक कोन की वॉल्यूम है. ठीक है, यानी कि जो स्ट्रक्चर है वो एक्चुअली में एक कोन है. फाइन. इन सच अ वे दैट हाइट ऑफ द कोन, it's important, height of the cone is always 1/6 the radius of the base. कि जो आपकी हाइट होगी वो हमेशा r/6 होगी. कि अगर आपको रेडियस गिवन है तो आप हाइट वहाँ पर निकाल सकते हो. हाउ फास्ट इज़ द हाइट ऑफ सैंड कोन इंक्रीजिंग. आपसे पूछा है dH/dt. ये आपसे उसने पूछा है क्वेश्चन के अंदर. हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द कोन इंक्रीजिंग व्हेन हाइट इज 4 सेंटीमीटर. तो ध्यान से देखो, आपको ऑलमोस्ट सब कुछ गिवन है. आपको वॉल्यूम गिवन है, आपको h गिवन है, तो आप r तो निकाल ही सकते हो. अगर बच्चों आपको हाइट गिवन है तो आप बहुत ही सिंपली रेडियस को फाइंड आउट कर सकते हो. फाइन. सो अभी हम निकालते हैं dH/dt बाय यूजिंग दी फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम, क्योंकि हमें मालूम है कि भाई वॉल्यूम के फॉर्मूले के अंदर हमें फॉर्मूला ऑफ इन टर्म्स ऑफ h और t वो मिल जाता है. सो लेट अस डू इट आउट. तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ अ कोन, दैट इज़ 1/3 पाई r² h. दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ अ कोन. और आप ध्यान से देखो, सो यहाँ पर हमें निकालना है बच्चों dH/dt. बट इन दिस फॉर्मूला यू हैव 2 वेरिएबल्स. आपके पास r भी है, आपके पास h भी है. 2 अलग अलग वेरिएबल हैं. बट हमारे पास एग्जामिनर ने एक फॉर्मूला भी दे रखा है यूजिंग विच वी कैन कन्वर्ट वन वेरिएबल इनटू अदर वेरिएबल. सो क्योंकि मेरे को h गिवन है और dH/dt ही निकालना है, तो मैं r को कन्वर्ट कर लूँगा इन टर्म्स ऑफ h. तो बच्चों r क्या आया? r आया 6h. इस फॉर्मूले से 6 को उधर ले गए तो मैं इस r को रिप्लेस कर दूंगा इस 6h से. तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम होगा 1/3 पाई r², यानी कि 6h का होल स्क्वायर, यानी कि 36h.
का भी स्क्वायर, h का भी स्क्वायर हो जाएगा। सो एच स्क्वायर इंटू एच इज़ एच क्यूब। तो ये आपके पास बच्चों फॉर्मूला आ गया है वॉल्यूम का कम्प्लीटली इन टर्म्स ऑफ h। आई होप दैट इज़ क्लियर टू यू। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि हमें डी एच बाई डी टी ही निकालना है। सो डी वी बाई डी टी की वैल्यू होगी 1/3 कांस्टेंट है, या फिर एक काम करते हैं, लेट अस कैंसिल दिस 3 12 सा, ताकि 1/3 हट ही जाए यहाँ से। सो ये हो गया बच्चों 12 पाई, ये कांस्टेंट है, तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे एच क्यूब को विद रिस्पेक्ट टू टी। सो वो हो जाएगा 3h स्क्वायर डी एच बाई डी टी। सो अब ध्यान से देखो, बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन हो चुका है। आपको इसकी वैल्यू मालूम है 12 है, आपको 12 गिवन ही है। 3h स्क्वायर, h की वैल्यू आपको मालूम है 4, तो h स्क्वायर भी आपको मालूम है, और ये आपको निकालना है। सो यू कैन सी दैट हाउ सिंपल द क्वेश्चन इज़। सो बहुत ही सिंपल है इस समय पर बच्चों। डी वी बाई डी टी वैल्यू पुट कर दो 12, और जो भी ये चीज़ें हैं इन सबको डिनोमिनेटर में ले जाओ नीचे। सो 12 इंटू पाई इंटू 3 इंटू एच स्क्वायर क्या होगा 16, दिस इज इक्वल टू डी एच बाई डी टी। सो 12 से 12 कैंसिल हो गया। सो योर आंसर इज दैट डी एच बाई डी टी इज इक्वल इन टू 1/16 3 48 पाई, और यूनिट क्या होगी बच्चों, सेंटीमीटर पर सेकेंड। दैट्स योर आंसर। सो आपने देखा कितना सिंपल ये क्वेश्चन था। इट वाज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। बस थोड़ा सा इसमें आपने कंसेप्ट कहाँ लगाना था, इसको आइडेंटिफाई करना था फर्स्ट ऑफ ऑल। अगली बात यहाँ पर थी, और अगली इंपॉर्टेंट चीज़ थी ये कि यहाँ पर आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, आर भी है एच भी है, तो आप दो वेरिएबल्स को एक ही क्वेश्चन में लेकर के सॉल्व नहीं कर सकते। सो हमने क्या किया, जो हमारे लिए एक अनवांटेड वेरिएबल था आर, जिसके बारे में ना ही हमें कोई नॉलेज थी, ना ही कोई उसकी वैल्यू में मालूम थी, तो हमने उसको हटा दिया इन टर्म्स ऑफ एच, और उसको यहाँ पर पुट कर दिया, फिर डिफ्रेंशिएट किया सिंपली, और फिर अपने उसमें वैल्यूज़ पुट कर दी, एंड देयरफॉर यू हैड योर आंसर। सो इट वाज वेरी वेरी सिंपल, एंड आई होप दिस क्वेश्चन इज़ क्लियर टू यू। तो अब बच्चों इसमें अगर और भी क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि रेवेन्यू वगैरह के, तो वो तो बहुत बहुत सिंपल होते हैं, दे आर ऑफ अ वेरी वेरी बेसिक लेवल। और हाँ, एक बात और दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेल यू कि अगर कहीं दे रखा है कि रेट बढ़ रहा है, फॉर एग्जाम्पल लेट मी से देयर इज़ अ रेक्टेंगल सच दैट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम एज 4 यूनिट्स पर सेकेंड, तो वो +4 होगा। अगर मैं कह रहा हूँ कि जो ब्रेथ है मेरी, उसका रेट डिक्रीज़ कर रहा है, द ब्रेथ इज़ डिक्रीजिंग विद टाइम, लेट मी से 3 यूनिट्स पर सेकेंड, तो वो होगा -3, यानी कि डिक्रीजिंग के अंदर आप माइनस नहीं लगाते हो। एन इम्पॉर्टेंट थिंग, सो इसको ध्यान रखना कि अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जहाँ पर डिक्रीजिंग दे रखा हो, तो वहाँ पर माइनस साइन पुट करना। अगर इंक्रीजिंग है तो फ़र्क नहीं पड़ता, बट डिक्रीजिंग है तो माइनस साइन आता है। ओके, सो दैट वाज ऑल रिगार्डिंग दी previous concept of the application of derivative during the rate change of a quantity. So I hope this concept was clear to you. You can note down this question, and now I'll be moving on to today's new concept, that is increasing and decreasing functions, जो बहुत ही simple concept है. So now we'll be beginning our new concept, that is increasing and decreasing functions, जो एक बहुत ही सिंपल और एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। तो पहले ही समझ लेते हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं, एक बहुत ही सिंपल लेवल पर। तो बच्चों अगर ये आपके पास ग्राफ है और हमने क्या किया, एक फंक्शन को कुछ इस तरह से बना दिया, समवॉट लाइक दिस, ठीक है। ये ग्राफ है जो चलता जा रहा है आगे से लेके पीछे तक, और ये कंटिन्यूसली इंक्रीज़ कर रहा है। तो यहाँ पर इंक्रीज़ करने का मतलब ये है कि जैसे मेरी x की वैल्यू बढ़ रही है, एज माई x इज़ इंक्रीजिंग माई y इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग। आर यू गेटिंग द पॉइंट, कि जैसे जैसे मेरा x बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरा y भी बढ़ रहा है। अगर मान लेते हैं कभी ऐसा होता है कि मेरा x तो बढ़ रहा है
बट मेरा y घट रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल इस वाली चीज़ में। अब ध्यान से देखो, जब मैं यहाँ से इस पॉइंट पर आया तो मेरा x तो बढ़ रहा था, ठीक है, बट मेरा y कम हो रहा है। मेरा जब मैं यहाँ पर था तो मेरी y की वैल्यू यहाँ पर थी, ओके, बट जैसे ही मैं यहाँ पर पहुँचा मेरी y की वैल्यू उससे भी कम हो गई। तो ऐसे फंक्शंस को हम बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शंस, यानी कि जहाँ पर x तो बढ़ रहा हो बट उसके करस्पॉन्डिंग y घट रहा हो, तो ऐसे फंक्शंस को हम बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शंस। और ऐसे फंक्शंस जहाँ पर x के साथ y भी बढ़ रहा हो उसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शंस। और एक कैटेगरी और होती है जो ना ही इंक्रीजिंग होते हैं ना ही डिक्रीजिंग होते हैं। उसमें एक्चुअली क्या होता है, उसमें हमारा x तो बढ़ रहा होता है बट हमारा y ना ही बढ़ रहा होता है ना ही घट रहा होता है। आर यू गेटिंग दी पॉइंट? हमारा x तो बढ़ रहा है यहाँ पर भी, बट ना ही हमारा y कम हो रहा है ना ही बढ़ रहा है। तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो ये भी एक कैटेगरी है फंक्शंस की, ठीक है। सो आपने ध्यान दिया, तो इंक्रीजिंग है तो y की वजह से है। देखो x तो सब में बढ़ रहा है, x ये हो इंक्रीजिंग फंक्शन हो, डिक्रीजिंग हो, या फिर आइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन हो, सभी में x तो बढ़ रहा है। बट जो चीज़ इन्हें इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग बना रही है वो कौन है? वो y है, क्योंकि इंक्रीजिंग में y भी बढ़ रहा है x के साथ, यहाँ पर डिक्रीजिंग में y कम हो रहा है, और नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग में y ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। सो एक ये ब्रीफ नॉलेज थी दैट हाउ कैन यू दैट टू विच फंक्शन यू कॉल एज इंक्रीजिंग, टू विच यू कॉल एज डिक्रीजिंग। तो अगर आपसे कोई पूछता है तो आप उसको ईजिली आंसर दे सकते हो कि इंक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं। अब आते हैं क्लास 12 पर कि क्लास 12 में कैसे क्वेश्चंस आएंगे और हमने कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये तो पॉसिबल हमारे लिए होगा नहीं कि हम हर एक फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करें और चेक करें कि भाई x बढ़ा है तो क्या y भी बढ़ रहा है, वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो हम किस तरह से ये फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है कौन सा डिक्रीजिंग है? तो उसके लिए बच्चों एक 6 स्टेप मेथड है। अगर आप उस 6 स्टेप मेथड को फॉलो करते हो तो आप बहुत ही ईजिली बता सकते हो कि आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है। कैसे? मान लेते हैं आपको गिवन है y इज़ इक्वल टू एफ एक्स, कोई भी एक फंक्शन, दिस हैज़ बीन गिवन टू यू। सो आप क्या करोगे, स्टेप नंबर 1 में सिंपली उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दोगे, डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज़ आप वहाँ पर dy/dx निकाल लोगे। ये स्टेप नंबर 1 होगा। फंक्शन देखा, स्टेप नंबर 1 क्या हुआ, dy/dx निकालना। सो पहला काम ये हो गया। स्टेप नंबर 2 में आपने क्या करना है कि जो आपने dy/dx निकाला है उसे 0 के इक्वल कर देना, पुट dy/dx इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे कि जब आपने इस फंक्शन को 0 के बराबर पुट किया तो आप निकालोगे अपने क्रिटिकल पॉइंट्स, यानी कि आप निकालोगे बच्चों x की वैल्यूज़। वो आप जब आपको क्वेश्चन करवाएंगे तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा, ओके, कि व्हाट आर क्रिटिकल पॉइंट्स। सो सॉल्व फॉर x, दैट इज़ क्रिटिकल पॉइंट्स आप वहाँ पर निकालोगे। दिस इज़ योर स्टेप नंबर 3। नाउ यू विल मूव ऑन टू स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में आप क्या करोगे कि जो आपने वो क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले हैं उनको रियल लाइन पर, रियल नंबर लाइन पर प्लॉट कर दोगे। दैट इज़ व्हाट यू विल बी डूइंग इज मेक अ नंबर लाइन एंड मार्क द क्रिटिकल पॉइंट्स। अभी आप इनको लिखते रहो, ये आप समझोगे व्हेन आई विल बी गिविंग यू एन एग्जाम्पल। तो ये सारे मेथड्स, सारे स्टेप्स आपको क्लियर हो जाएंगे। नाउ 5th स्टेप इज़ इम्पॉर्टेंट कि 5th स्टेप में आप क्या करते हो कि जो भी इंटरवल्स बने होंगे, जब आपने नंबर लाइन पे उन क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट किया तो कुछ इंटरवल्स बने होंगे, तो उन इंटरवल के बीच का कोई भी नंबर पिकअप कर लो, उसको dy/dx में पुट करो, देखो कि क्या साइन है dy/dx का। बस साइन देखना होता है कि साइन जो नंबर आ रहा है उस पर्टिकुलर वैल्यू को पुट करने के बाद dy/dx में क्या वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। सो स्टेप नंबर 5 इज़ चेक दी
साइंस ऑफ dy by dx at all intervals, at all intervals। और अगर आपने यहाँ पर कर लिया तो आपका काम यहाँ पर ख़त्म हो गया, मतलब जो प्रोसेस था वो सिर्फ यहाँ तक था। अब जो 6th स्टेप है वो आपका आंसर होगा, मतलब वो आपको बताएगा कि आपका कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है कौन सा डिक्रीजिंग है। सो 6th स्टेप में क्या होता है कि अगर dy by dx आपका पॉजिटिव है तो आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है। इफ dy by dx इज पॉजिटिव देन fx इज इंक्रीजिंग, और अगर आपका dy by dx नेगेटिव है सो फंक्शन इज डिक्रीजिंग, और यहीं पर आपका आंसर ख़त्म हो जाता है। सो दिस इज़ द फाइनल और रिजल्टेंट स्टेप, स्टेप नंबर 6। ओके, सो बच्चों ये 5 स्टेप्स आपने यूज़ करने होते हैं। अब ये 5 स्टेप्स आप कैसे यूज़ करोगे दैट आई विल बी टेलिंग यू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, ताकि आपके सारे डाउट्स सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएँ। सो आई एम राइटिंग अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको अपने बोर्ड एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं कि आपको गिवन है कि भाई fx है 4x³ - 6x² - 72x + 399। सो ये आपको गिवन है और आपसे पूछा गया है फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और इट इज़ डिक्रीजिंग। हमें वो इंटरवल्स निकालें जहाँ पर हमारा फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है या फिर जहाँ पर डिक्रीज़ कर रहा है। सो पहला स्टेप आपको मालूम है कि जब भी आपको दिख जाए y = fx, मैं इस fx को रिप्लेस कर रहा हूँ y से। सो जहाँ भी आपको दिख जाए y = fx, वहाँ पर पहला स्टेप क्या है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज़ dy by dx निकाल लो। सो व्हाट वी आर डूइंग, स्टेप नंबर 1 लगा रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dy by dx। अब ये तो बहुत ही सिंपल होगा आपके लिए, 4 3 = 12x² - 6 2 = 12x - 72। ये कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। सो स्टेप नंबर 1 हमारा हो गया। अब स्टेप नंबर 2 क्या था, इट वॉज पुट dy by dx एज इक्वल टू 0। तो स्टेप नंबर 2 भी मेरा हो गया। ये आपको बच्चों लिखना होगा, पुटिंग dy by dx इक्वल टू 0। तो जब आपने इसको 0 के बराबर पुट किया तो मैं इसके आगे ही लिख रहा हूँ, तो क्या हुआ, तो ये जो चीज़ थी 12x² - 12x - 72 ये इक्वल टू हो गई 0 के, 0 के बराबर हो गई चीज़। सो जब आप इसको 0 के बराबर पुट करते हो तो आप का जो स्टेप नंबर 3 होता है वो होता है कि अब आपको सॉल्व करना होता है फॉर x, कि आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से x की वैल्यूज़ निकालनी होती है। सो आप ध्यान से देखो तो 12 यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो 12 को कॉमन लेके बाहर निकाल देते हैं। सो 12 × x² - x - 6 दिस इज़ इक्वल टू 0। अगर आप 12 को उधर भेजोगे तो वो 0 हो जाएगा। सो आई एम रिमूविंग दिस 12। ठीक है, अब ये एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर सकते हो, कि ऐसे दो नंबर्स जिनका प्रोडक्ट -6 हो और उनका सम या फिर डिफरेंस 1 हो। सो वो क्या है, वो है बच्चों 3 और 2। दैट इज़ कि अगर मैं 3 - 2 × x - 6 इज़ इक्वल टू 0, 3 - 2 इज़ 1, 3 2 = 6। दिस इज़ हाउ यू सॉल्व इट। तो अब आप, ये तो बहुत ही बेसिक मेथड है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की, बाय विच यू कैन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x। तो x² - 3x - +2x - 6 इक्वल टू 0। तो x यहाँ से एक बार कॉमन लो इन दो टर्म्स में से, तो x - 3 आएगा प्लस 2x इन दो में से कॉमन लो, आपके पास आएगा x - 3। तो आपके पास बच्चों दो x की वैल्यूज़ आई हैं, एक तो है +3 और एक है -2। सो दिस वॉज द स्टेप नंबर 3 जहाँ पर आपको x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी थी। और यही एक ऐसा स्टेप है जो आपकी क्वेश्चन को डिफ़िकल्ट या फिर इजी बनाता है।
बस ये वाला स्टेप जहाँ पर आपको x की वैल्यूज़ निकालनी होती हैं। अब हम करते हैं अपना फोर्थ स्टेप, जहाँ पर हमने आपसे कह रखा है कि इस x कोऑर्डिनेट्स को इन क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट करो एक नंबर लाइन पर। तो मैंने मान लिया ये मेरे पास -2 है और ये मेरे पास +3 है। तो ऐसे सिंपली आपने इसको प्लॉट करना होता है, ठीक है। अब आपसे हमने क्या कहा था स्टेप नंबर 5 में सॉरी, कि आप अब इस इंटरवल पर, ये देखो कितने इंटरवल्स बने। एक इंटरवल ये है जो -2 से कम है, एक इंटरवल ये है जो -2 और +3 के बीच में है, और एक इंटरवल है जो +3 से बड़े नंबर्स का इंटरवल है। तो आप अब इनमें से जो भी आपका मन करे, इस पूरे इंटरवल से जो भी आपका मन करे, उस नंबर को पुट करो कहाँ पर, dy/dx में। और ज़रूरी है कि यहाँ पर ही पुट करो, आप यहाँ पर कहीं पर ही पुट कर सकते हो उस x की वैल्यू। सो अब मैं अपने मन से कोई भी वैल्यू उठाऊंगा जो -2 से कम होगी, एक वैल्यू जो इन दोनों के बीच में होगी और एक वैल्यू जो +3 से बड़ी होगी। सो मैं dy/dx की सिर्फ साइन देखूंगा। व्हेन x इज़, मैंने मान लिया -3 पे मैं निकाल रहा हूँ, -3 एक पॉइंट है जो यहाँ पर कहीं पर लाई करेगा। सो व्हेन x इज़ इक्वल टू -3। सो बच्चों मैं उसको यहाँ पर पुट कर रहा हूँ इस वाली इक्वेशन के अंदर। तो ध्यान से देखो क्या आएगा, -3 का स्क्वायर तो 9 होगा, माइनस +3 हो जाएगा यहाँ पर -6। तो आपको दिख रहा है ये पॉजिटिव आएगा। जो भी आएगा, हमें नंबर से मतलब नहीं है, बस साइन से मतलब है। तो जो भी चीज़ आएगी वो पॉजिटिव आएगी। सो आप यहाँ पर लिख दो पॉजिटिव और यहाँ पर लिख दो प्लस का साइन लगा दो, ठीक है। अब आप निकालो dy/dx, कोई भी वैल्यू जो -2 से बड़ी हो और +3 से छोटी हो। तो मैंने मान लिया 0, कि जब x 0 है तो मैं x इक्वल टू 0 को यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। सो आप ध्यान से देखो, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, बचा क्या -6 विच इज़ नेगेटिव। हमें मतलब है सिर्फ साइन से, नंबर क्या आ रहा है +6 -6 आ रहा है, -5 आ रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ साइन से मतलब है। अब हम निकालेंगे dy/dx 3 से बड़े वाले इंटरवल के लिए। तो मैंने x को 4 पुट कर दिया। तो जब मैं x को 4 पुट करूँगा तो देखो रख करके, तो ये 16 हो जाएगा, यहाँ पर -4 -6। तो आपको दिख रहा है जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव ही आएगी। सो यहाँ पर प्लस साइन आ गया। और स्टेप नंबर 6 में आपको हमने बताया है कि जिस इंटरवल में प्लस साइन आया है वो इंक्रीजिंग है, मतलब उस इंटरवल के अंदर आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है। जहाँ पर नेगेटिव साइन आया है उस इंटरवल के अंदर आपका फंक्शन डिक्रीजिंग है, और जहाँ पॉजिटिव है वहाँ पर फिर से इंक्रीजिंग है। सो आपका आंसर यहाँ पर आ जाता है, या फिर आपको बस अपना आंसर लिखना होता है। दैट इज़, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अपने आंसर को, आपको भी ऐसे एग्जाम में लिखना होता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज़ हेंस f(x) मेरा जो फंक्शन है इज़ इंक्रीजिंग। कहाँ पर इंक्रीज़ कर रहा है बताओ ज़रा। इंक्रीजिंग इन -∞ से -2 तक। -∞ यानी कि यहाँ से जो भी इंटरवल है से -2 तक। यूनियन और कौन सा इंटरवल है, +3 से लेके +∞ तक। तो 3 से लेकर के ∞ तक। एंड डिक्रीज़ कहाँ कर रहा है ये बताना होता है। एंड डिक्रीजिंग इन कहाँ पर कर रहा है, -2 से लेकर के +3 तक। सो दिस इज़ योर आंसर। बस यहीं पर आपका आंसर आ जाता है। सो इतना सिंपल है बच्चों ये कंसेप्ट ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। इसी तरह के क्वाड्रेटिक या फिर क्यूबिक क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के अंदर आते हैं और इनको सॉल्व करना आपको आना चाहिए। बस बेसिकली आपने ध्यान रखना है स्टेप नंबर 3 पर, क्योंकि वो एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट स्टेप होता है डिपेंडिंग अपॉन द पावर ऑफ द इक्वेशन। मान लेते हैं अगर यहाँ पर पावर 4 होती तो आपके पास एक क्यूबिक इक्वेशन आती। सो अगर क्यूबिक इक्वेशन आ रही है तो आपको क्यूब्स के फॉर्मूले मालूम होने चाहिए क्यूबिक इक्वेशन के। वैसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं आते, बट क्यूबिक लेवल तक के क्वेश्चंस तो आ ही जाते हैं। सो नाउ आई विल बी डूइंग वन मोर क्वेश्चन इन विच द फंक्शन विल बी अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। f(x) की वैल्यू हम मान लेते हैं कि sin x + cos x है, और आपको निकालना है कि किन इंटरवल्स में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और किन में ये फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है। तो स्टेप्स फिर से वही रहेंगे
पहला स्टेप होता है डिफ्रेंशिएट करना। सो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, साइन एक्स का होता है बच्चों कॉस एक्स, कॉस का होता है माइनस साइन एक्स। हो गया। अब आप क्या करोगे, पुट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल इन टू ज़ीरो। तो जब आप ज़ीरो पुट करोगे तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बराबर ज़ीरो हो जाएगा। सो आपके पास थोड़ा सॉल्व करो इसको, तो टेन एक्स, देखो ध्यान से, साइन एक्स उधर ले जाओ तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कैसे हुआ, लेट मी शो यू वंस अगेन। मैं साइन एक्स को उधर ले गया, सो साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स आप लिख सकते हो। अब हम इस कॉस एक्स को यहाँ पर ले आए, सो ये क्या होगा, ये होगा टेन एक्स इक्वल टू वन। ये वन इंटू कॉस एक्स था ना, तो कॉस एक्स को मैं इधर ले आया, सो टेन एक्स इक्वल टू वन हुआ। अब ये बताओ आप एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ कि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं दैट आर पीरियोडिक आफ्टर 0 to 2 पाई, ठीक है। तो हमें बेसिकली 0 से लेकर 2 पाई तक ही चेक करना होता है इनकी क्रिटिकल पॉइंट्स। तो आप ये बताइए कि 0 से लेकर 2 पाई तक किस किस पॉइंट पर आपका हम ऐसी वैल्यूज़ ऑफ x रखें जिससे 10x की वैल्यू 1 आए। तो एक जो पॉइंट है वो है जब x की वैल्यू पाई बाय 4 होती है, 10 ऑफ पाई बाय 4 की वैल्यू 1 होती है, आपको मालूम होना चाहिए। और अगली एक और एंगल जहाँ पर जो कि 0 से 2 पाई के बीच में होता है और उस पर आपका 10x 1 के बराबर होता है, तो वो होता है बच्चों पाई प्लस पाई बाय 4। क्या एंगल होता है वो, पाई प्लस पाई बाय 4, यानी कि 5 पाई बाय 4। अब मैंने ये कैसे निकाला, तो आपको ये याद होनी चाहिए कि आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वाड्रेंट्स होते हैं। इसको आप याद रख सकते हो एज आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये याद है तरीका होता है। सो ए से होता है बच्चों ऑल, एस से होता है साइन, टी से होता है टेन और सी से होता है आपका कॉस। तो ये 0 से लेके पाई बाय 2 तक 90 डिग्री तक सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। पाई बाय 2 से लेके पाई तक 180 डिग्री तक सारे फंक्शंस एक्सेप्ट साइन नेगेटिव होते हैं। यहाँ पर सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। ये पाई से लेके 3 पाई बाय 2 तक, पाई में जब आप फंक्शन को ऐड करोगे तो 10 और कॉट के फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। 3 पाई बाय 2 से लेके 0 बोलो या फिर 2 पाई बोलो, बात एक ही है। सो इनके बीच में सारे फंक्शन एक्सेप्ट कॉस एंड सेक आर नेगेटिव, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो कि हमने यहाँ पर देखा 10x की वैल्यू पॉजिटिव आई है। सो ऑब्वियस सी बात है कि जो भी ये x होगा या तो होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फिर होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट का तो हमें मालूम है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाई बाय 4 पर हमारा 10 1 होता है। अगर आपको निकालना है थर्ड क्वाड्रेंट में, इफ़ यू नीड टू फाइंड इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो आप पाई में उस पहले क्वाड्रेंट के एंगल को ऐड कर देते हो, ये पाई प्लस पाई बाय 4, ठीक है। दिस इज़ अ सिंपल एक लोअर क्लासेस का एक कॉन्सेप्ट है दैट यू मस्ट नो। सो फाइनली आपको आपके क्रिटिकल पॉइंट्स मिल चुके हैं। दीज आर योर क्रिटिकल पॉइंट्स, पाई बाय 4 और 5 पाई बाय 4। सो लेट्स प्लॉट देम इन द नंबर लाइन। बट यहाँ पर नंबर लाइन कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से लेकर 2 पाई तक होगी, बिकॉज दे आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सो यहाँ पर पाई बाय 4 हो गया और यहाँ पर बच्चों 5 पाई बाय 4 हो गया। तो आप फिर से वही करोगे कि पिक एनी एंगल बिटवीन 0 एंड पाई बाय 4, पिक एनी एंगल बिटवीन दिस, पिक एनी एंगल बिटवीन दिस, और वैल्यू देखो किसकी, डी वाई बाई डी एक्स की, इसकी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स की। अगर वो पॉजिटिव है तो फंक्शन वहाँ पर इंक्रीजिंग है, अगर नेगेटिव है तो वहाँ पर वो डिक्रीजिंग है। सो पहले मैं निकाल रहा हूँ बच्चों डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, जब एक्स की वैल्यू पाई बाय 4 से कम और 0 से बड़ा पाई बाय 6 होता है। व्हेन एक्स इज पाई बाय 6, पाई बाय 6 मतलब होता है 30 डिग्री, ओके। सो कॉस 30 क्या होता है बच्चों, √3/2। साइन 30 क्या होता है, हाफ। तो देखो √3 एक बड़ी वैल्यू है 1 से, तो आंसर जो भी आएगा पॉजिटिव ही आएगा। सो यहाँ पर तो पॉजिटिव हो गया, हमें दिख गया √3 बड़ा है 1 से, तो जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, फाइन। सो अब हम निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स व्हेन एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 4 और 5 पाई बाय 4 के बीच में आता है पाई बाय 2, यानी कि 90 डिग्री, तो हम वही रख देते हैं पाई बाय 2।
तो आपको अच्छे से मालूम है साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। तो 0 - 1 इज़ नेगेटिव, -1 आएगा। सो यहाँ पर फंक्शन आपका नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव था। अब एक और वैल्यू ऑफ x लोगे जो कि 5π/4 से बड़ा होगा, 2π से छोटा होगा। सो dy/dx व्हेन x इज इक्वल टू, तो बच्चों ध्यान से देखो कि जो 5π/4 है, ये पाई प्लस π/4 है, वो कहीं यहाँ पर है एंगल, ये एंगल कहीं यहाँ पर है 5π/4 वाला। तो इसके आगे आपको ये मालूम है कि ये 3π/2 होता है, 3π/2। तो हम इसी को रख देते हैं यहाँ पर x इक्वल टू 3π/2 पर। सो 3π/2 पर ये जो कॉस और साइन होते हैं ये 90 से कंपैरेबल होते हैं, दे आर कंपैरेबल टू 90 डिग्री। बस यहाँ पर साइन नेगेटिव होता है और कॉस एज इट इज़ होता है। सो कॉस 90 क्या होता है बच्चों, 0, फाइन, माइनस साइन 3π/2, 3π/2 होगा तो 1 ही, बट यहाँ पर साइन नेगेटिव होता है तो -1 होगा। सो माइनस माइनस +1 यानी कि पॉजिटिव चीज़ आएगी। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। तो यहाँ पर भी पॉजिटिव आ गया। सो आपसे पूछूँ क्या आंसर है इसका। सो अब आप आंसर बता सकते हो कि यहाँ पर दैट हेंस जो आपका fx है इज़ इंक्रीजिंग कहाँ पर, 0 से लेकर के π/4 यूनियन 5π/4 से लेकर 2π, 5π/4 से लेकर के 2π तक, एंड डिक्रीजिंग कहाँ पर है, डिक्रीजिंग इन π/4 से लेकर के 5π/4 के बीच में। सो दैट इज़ π/4 टू 5π/4। सो बच्चों इतना सिंपल ये सारे क्वेश्चंस होते हैं, बस आपको वो 6 मेथड्स याद होनी चाहिए और फिर आप बहुत ही सिंपली अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। और एक बात को और ध्यान रखना कि आपसे कोई पूछे कि कहाँ पर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है, सॉरी आपसे कोई पूछे कि किसी इंटरवल में फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है, तो वहाँ पर आप क्या करोगे, सेम यही प्रोसीजर अपनाओगे और वहाँ पर एक चीज़ देखोगे कि उस पूरे इंटरवल में, लेट मी से आपके पास एक इंटरवल है, देखो एक क्वेश्चन है, लेट मी टेल यू दी क्वेश्चन ताकि आप खुद इस क्वेश्चन को कर पाओ और इसको रिलेट कर पाओ। क्वेश्चन है कि fx की वैल्यू आपके पास sin x है और आपको प्रूव करना है दैट द fx इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 से लेकर के पाई के बीच में, कि यहाँ पर ना ही फंक्शन बढ़ रहा है ना ही घट रहा है। तो ऐसी चीज़ों पर आप क्या करते हो, ऐसे केसेस के अंदर, खास करके इस क्वेश्चन के अंदर क्या होगा कि जब आप dy/dx निकालोगे तो वो आएगा आपके पास cos x, और जब आप cos x को, वैसे तो देखो अगर आप इस ध्यान से इसी को देखो ना, dy/dx इक्वल टू cos x को ध्यान से देखो तो ये आपके पास है 0, ये आपके पास है बच्चों पाई। आपको प्रूफ करना है कि इस इंटरवल में ना ही फंक्शन बढ़ रहा है और ना ही घट रहा है, ठीक है। सो ध्यान से देखो कि 0 से लेके π/2 तक आपका जो cos x है वो फंक्शन क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। मतलब ये है कि अगर आप dy/dx में x की कोई भी वैल्यू पुट करते हो जो कि 0 और π/2 के बीच में है तो वैल्यू आएगी पॉजिटिव, सेटिस्फाइड, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है π/2 और π/2 से पाई आता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और हमें मालूम है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन के अलावा और कॉसेक के अलावा बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव होते हैं। सो ये कॉस भी मैं कोई भी x की वैल्यू पुट करूँगा जो π/2 से पाई के बीच में होगी, सो आपका जो कॉस आएगा वो यहाँ पर नेगेटिव आएगा। सो आप ध्यान से देखो, एक ही इंटरवल के बीच में एक ही फंक्शन बढ़ भी गया और घट भी गया। सो आप यहाँ पर ये नहीं कह सकते, अगर मैं इस पूरे इंटरवल 0 से लेके पाई तक की बात करूँ तो अगर मैं इस पूरे इंटरवल को देख रहा हूँ, सो नाइदर आई कैन से द फंक्शन इज इंक्रीजिंग नॉर आई कैन से द फंक्शन इज डिक्रीजिंग, क्योंकि आधे में तो बढ़ रहा है फिर आधे में घट जा रहा है। सो मैं इस पूरे इंटरवल के लिए 0 से लेकर के पाई के लिए ये नहीं कह सकता कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। सो दैट इज़ द रीज़न कि फंक्शन इज़ नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0 से पाई, कि वो कहीं बढ़ रहा है कहीं घट रहा है,
सो हम ये नहीं कहते कि फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है 0 से लेकर पाई के बीच में, या फंक्शन डिक्रीज़ ही कर रहा है 0 से लेकर पाई के बीच में. सो दिस इज़ हाउ यू सॉल्व इट. मतलब आप यहीं पर पहचान लोगे अपनी बात को और इसको लिख दोगे नीचे. ठीक है. अगर आप चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो. एक्स की कुछ वैल्यूज़ निकाल लो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए, फिर दिखा दो सॉल्व करके. ओके. देखो एक्स की वैल्यू π/2 ही आनी है, ऑब्वियस सी बात है. और फिर इसके कम के लिए पॉजिटिव आएगी, इससे ज़्यादा के लिए नेगेटिव आएगी. सो वो वैसे भी आप कर सकते हो, बट दिस इज़ दी बेस्ट मेथड. बाकी बच्चों क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल आते हैं. बस मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपके सामने करवाऊंगा इस सेक्शन का, जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी रहे हैं. सो बी अटेंटिव, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई इट योर सेल्फ, और फिर सी माई एक्सप्लेनेशन. सो बच्चों आपको ये क्वेश्चन गिवन है और आपसे कहा गया है कि प्रूव दैट एफ एक्स इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन. ये आपसे कहा गया है कि आपने प्रूव करना है कि एफ एक्स आपका फंक्शन इंक्रीजिंग ही है. तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं. बस आपने अपने वही प्रीवियस स्टेप्स को थोड़ा सा केयरफुली फॉलो करना होता है. क्योंकि जब आपसे कोई कहे ना कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, ये प्रूफ करो, फंक्शन इंक्रीजिंग है ये प्रूफ करो, तो आपको ये दिखाना होता है कि जो आपका dy/dx आएगा, जो भी आएगा, इसमें मैं x की वैल्यू कुछ भी रखूँ, पॉजिटिव रखूँ या फिर नेगेटिव रखूँ, जो कि इस फंक्शन की डोमेन में हूँ. अगर मैं उसको रखता हूँ सो मेरे पास dy/dx हमेशा पॉजिटिव ही पॉजिटिव आना है. अगर ऐसा है तो आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ भाई प्रूव दैट x³ इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ये प्रूव करो. तो आप क्या करोगे, dy/dx निकालोगे तो वो आएगा 3x². फाइन. तो आप फिर कहोगे कि दैट सिंस फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x विच बिलोंग टू रियल नंबर dy/dx विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. आप देखो ये x का स्क्वायर है, आप चाहे नेगेटिव नंबर रखो या पॉजिटिव नंबर रखो, हमेशा एक पॉजिटिव नंबर ही आपको यहाँ पर मिलने वाला है. आई होप दैट इज़ क्लियर टू यू. तो अगर एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा सो देयरफॉर हमेशा ये पॉजिटिव आएगी dy/dx की वैल्यू, तो हमेशा आपका फंक्शन इंक्रीजिंग होगा. तो ऐसे आप बच्चों प्रूव करते हो. तो सिमिलरली हम इन क्वेश्चंस में भी वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं. पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे, dy/dx निकालेंगे, तो ये है log 1 + x, तो उसका होगा 1/1 + x, और इसको भी अगर आप करोगे तो ऊपर 1 ही आएगा, तो लीव इट. माइनस, अब यहाँ पर लगेगा कौन सा रूल, क्वोशिएंट रूल. सो आई एम अप्लाइंग दैट रूल. सो पहले आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो वो होगा भैया 2 × 2 + x. आई एम डूइंग इट क्वाइट फास्ट क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ ये रूल कैसे आप लगाते हो. प्लस 2x × 1, तो वो 2x हो जाएगा अपॉन 2 + x का होल स्क्वायर. फाइन. सो dy/dx की वैल्यू होगी आपके पास इस समय पर 1/1 + x माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, 2 × 2 = 4 प्लस 2x माइनस 2x अपॉन 2 + x का होल स्क्वायर. तो 2x से 2x कैंसिल हो गया, आपके पास आया dy/dx की वैल्यू एज 1/1 + x माइनस 4/2 + x का होल स्क्वायर. हमें ये प्रूफ करना है कि जो पूरी चीज़ है ये हमेशा पॉजिटिव आएगी, तभी मैं ये प्रूफ कर पाऊँगा कि ये फंक्शन मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है. तो उसके लिए थोड़ा और सिंप्लीफाई इसको भी करते हैं. सो dy/dx की वैल्यू आपके पास होगी, नीचे टेक दी डिनोमिनेटर, सॉरी टेक दी एलसीएम, तो एलसीएम होगा 1 + x × 2 + x का होल स्क्वायर, ये वहाँ जाएगा. सो ये हो जाएगा बच्चों 2 + x का होल स्क्वायर. तो इसको चलो पहले लिख लेते हैं, 2 + x का होल स्क्वायर माइनस 4 × ये वहाँ पहुँच जाएगा 1 + x. ठीक है. सो लेट्स ओपन दिस होल स्क्वायर, लेट्स ओपन दिस ब्रैकेट ताकि थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन हो पाए. सो dy/dx की वैल्यू हो जाएगी, इसको खोल रहा हूँ मैं, तो a² + b² + 2 × 2 = 4ab माइनस 4 माइनस 4x. तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल. नीचे आया 1 + x अपॉन 2 + x का होल स्क्वायर. नाउ लुक एट द इक्वेशन क्वाइट केयरफुली. आपका आंसर आ चुका है, x² अपॉन 1 + x × 2 + x का होल स्क्वायर. तो बच्चों एक चीज़ ध्यान से देखो कि इस फंक्शन के अंदर अगर आपको ये फंक्शन डिफाइन रखवाना है तो ये जो वैल्यू होगी हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए. लॉग के साथ अगर कोई भी वैल्यू आती है तो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी कि x + 1 मस्ट ऑलवेज बी मोर देन 0, दैट इज x मस्ट ऑलवेज बी मोर देन -1. ये क्वेश्चन के अंदर गिवन था, आई फॉरगेट टू टेल यू.
आई फॉरगॉट टू इन्फॉर्म यू अबाउट दिस। क्वेश्चन में गिवन था कि x की वैल्यू हमेशा -1 से बड़ी है और होनी भी चाहिए। अगर मान लेते हैं वो देना भूल गया एग्जामिनर, तो आपको पता होना चाहिए कि लॉग हमेशा पॉजिटिव नंबर्स पर ही डिफाइंड है जो कि 0 से बड़े होते हैं। फाइन, तो x की वैल्यू हमेशा -1 से बड़ी है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, -1 से कोई भी बड़ी वैल्यू रखूँगा या फिर कोई भी वैल्यू मैं रखूँगा x की और उसका स्क्वायर करूँगा तो हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा। इज़ दैट क्लियर? यहाँ पर 2 + x के होल स्क्वायर में आई कीप एनी वैल्यू ऑफ x, दिस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया। अब बात करते हैं इसकी। तो हम क्वेश्चन में खुद देख चुके हैं कि जो 1 + x है, फॉर द फंक्शन टू बी डिफाइंड 1 + x मस्ट बी मोर देन 0। अगर आपको ये फंक्शन डिफाइन करवाना है और इसको प्रॉपरली अप्लाई करना है तो ये होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपका फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। सो ये तो है ही है कि x + 1 इज़ मोर देन 0। तो अगर ये भी मोर देन 0, ये भी मोर देन 0 और ये भी मोर देन 0, सो ये dy/dx पूरा मोर देन 0। और अगर dy/dx मोर देन 0 है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है इन इट्स डोमेन। आई होप द क्वेश्चन इज़ क्लियर टू यू। तो लिखते कैसे हैं? आपको गिवन है कि भाई x इज़ मोर देन -1 और x + 1 इज़ मोर देन 0। देन या फिर आप लिखो सिंस dy/dx इज इक्वल टू x² अपॉन 1 + x इंटू 2 + x का होल स्क्वायर, वेयर x² कॉमा 2 + x का होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव and as per the given situation, just a minute, and as per the given conditions 1 + x is also more than 0, therefore dy/dx is also more than 0 for all values of x lying in the domain of the function. Therefore या फिर hence आप लिख दो, hence fx is increasing in its domain, hence proved. So this is how you solve such questions. बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चंस होते हैं। सो आई होप दिस क्वेश्चन वाज क्लियर टू यू। इसी तरह से बाकी सारे क्वेश्चंस भी ट्राई करते रहना। दे आर वेरी सिंपल। इफ़ यू कम अक्रॉस एनी प्रॉब्लम प्लीज़ टेल मी, आई विल एड्रेस इट एज सून एज पॉसिबल। सो थैंक यू वेरी मच।